कमरे, उनकी आंखों को विधानसभा के सामने झाड़ू लगाने वाले हाथ दिखाई देते हैं। कूड़े के ढेरों को टोकरियों में भरकर लेकर जाने वाले बच्चों के मासूम चेहरे दिखाई देते हैं। चिलचिलाती धूप में लकड़ियों का गट्ठर उठाए मीलों दूर जाने वाले पैर दिखाई देते हैं और एक बूंद पानी के लिए सिर पर मटके धरकर कोसों मील पैदल चलने वाले फटी बीमारियां दिखाई देती हैं। आदर्श के नाम पर, सिद्धांत के नाम पर जिंदगी को सड़कों के हवाले कर देने वाले पागल दिखाई देते हैं और फुटपाथ पर खिला अनाथ दिखता है। रोटी के लिए संघर्ष करता हुआ एक मनुष्य दिखाई देता है। कवि के लिए रोटी भूख का सपना है और जीवन अनुभवों के महान चित्रों के रंगों से प्रभावित होने वाला एक लिटमस कागज है। और गोपी जी जब कविताएं सुनाते हैं या किसी भी विषय से संबंधित चर्चा करते हैं तो तल्लीन हो जाते हैं और विषय की गहराइयों में डूब जाते हैं। वे वस्तुतः प्रयोग धर्मी कवि हैं। उनके प्रयोगों का ही परिणाम है जलगीत और वृद्धोपनिषद जैसी रचनाएं। और जलगीत जैसी दीर्घ कविता कर सृजन के पीछे निहित कारण को उन्होंने स्वयं एक लंबी बातचीत के दौरान बताया। वे जिस नलगोंडा क्षेत्र में जन्मे वह सूखाग्रस्त क्षेत्र है और वहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण लोग तरह तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। घर में कुआं न होने के कारण गोपी जी स्वयं अपनी मां के साथ पैदल चलकर पीने का पानी भर लाते थे और मां की यातना को उस नन्हे बालक ने महसूस किया। वह चित्र उस बालक के मन मस्तिष्क में इस कदर अंकित हो गया कि 2002 में उसने लंबी कविता जलगीत का रूप धारण कर लिया। एक और घटना याद आ रही है। सिमोन डी बोवा के आलोचनात्मक ग्रंथ द ओल्ड एज को पढ़कर गोपी जी इतने उद्वेलित हो गए थे कि लगभग 3-4 वर्षों तक वृद्धावस्था की विभिन्न स्थितियों पर अपने मित्रों से चर्चा परिचर्चा करते रहे और कोरोना काल की दारुण परिस्थितियों से उनके भीतर का कवि इस तरह जाग उठा कि 2020 में वृद्धोपनिषद के माध्यम से कवि की सकारात्मक मानसिकता सामने आई। वे यही गुहार लगाते हैं कि वृद्ध का अर्थ बूढ़ा नहीं, वृद्ध का अर्थ बूढ़ा नहीं, वृद्धि पाने वाला है। बुढ़ापे का अर्थ मृत्यु का सामीप्य ही नहीं, उसमें निहित जीवन रहस्य को देखने का भी है। इसी से स्पष्ट है कि गोपी जी आशावादी हैं। उनसे बात करें तो हमारे जीवन से भी निराशा शब्द दूर हो जाएगा। और मैं गोपी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा नहीं करूंगी, पर यहाँ मैं उनसे जो परिचित है, हम जो उनके कृतित्व से जो परिचित हुए हैं, तो उसका क्षेत्र श्रेय हिंदी अनुवादकों को ही जाता है और हमारे बीच उनके अनुवादक भी उपस्थित हैं और डॉक्टर पी माणिक्यांबा मणि जी, श्रीमती आर शांता सुंदरी जी, डॉक्टर सना जी, डॉक्टर विजय राघव रेड्डी जी, डॉक्टर एम रंगैया जी, डॉक्टर सुमन लता जी आदि ने गोपी जी को विशाल क्षेत्र से जोड़ दिया है और यह काम करना इतना आसान नहीं है। सामान्य रूप से बात करें तो अच्छे और प्रामाणिक अनुवादों की कमी के कारण पाठक भारतीय साहित्य से अपरिचित ही रह जाता है। तेलुगु, तमिल, मलयालम या कन्नड़ जानने वाले कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी मातृभाषा में उपलब्ध धरोहर को हिंदी या अन्य भारतीय भाषा के पाठकों के संज्ञान में ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। आज अनुवाद के क्षेत्र में एक बड़ा शून्य पैदा हो चुका है।
जितना कार्य पुरानी पीढ़ी कर चुकी है बस आज उतना ही हमारे पास है। नई पीढ़ी आगे नहीं आ रही है। यदि आ भी जाती है तो उन अनुवादकों को प्रकाशक मिल पाना असंभव नहीं है। ये बहुत ही कठिन कार्य है। यदि स्वयं पैसे खर्च करके हम प्रकाशित भी कर लें तो भी मार्केटिंग करना इतना आसान नहीं है। इसी डर से कोई भी अनुवाद कार्य करने आगे नहीं आ रहे हैं। वैसे भी अनुवाद को दोयम दर्जे का कार्य माना जाता है जो अन्यायपूर्ण है। यह विडंबना नहीं है तो और क्या है। मूल लेखक या कवि के पास छूट होती है अपनी अनुभूतियों व अनुभवों को अभिव्यक्त करने के लिए, लेकिन एक अनुवादक को मूल लेखक की आत्मा में परकाया प्रवेश करना पड़ता है। तो यहाँ पर विराजमान उस मूल रचनाकार को और अनुवादकों को मैं प्रणाम करती हूँ और स्थान ग्रहण करती हूँ और मुझे यह अवसर देने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।